हेलो सोनी। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ठीक है। नमस्ते। जी, जी, जी। नमस्कार सभी को। नमस्ते। मैं डॉक्टर कविता पनिया, फेसबुक लाइव कविताओं के रंग लता नोबाल के संग पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रिय मित्र और सहृदय कवित्री लता नोबाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे अवसर दिया आप सभी के साथ जुड़ने का और अपनी कविताएं आप सभी के साथ साझा करने का। तो जो लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना छोटा सा एक परिचय आपको बता देती हूँ, ताकि हम आगे अपनी बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर कविता पनिया बेंगलुरु में रहती हूँ और यहाँ पर क्राइस्ट जूनियर कॉलेज में हिंदी विषय की व्याख्याता हूँ। मेरा पहला काव्य संग्रह कवितांशु अ, अर्णव शोध संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ था और कवि मित्रा नाम से एक मेरा अगला काव्य संग्रह जल्दी ही आने वाला है राजमंगल प्रकाशन से। साथ ही बहुत सारे साझा संग्रह प्रकाशित हुए हैं और लेख वगैरह लिखती हूँ। आकाशवाणी में कई बार प्रोग्राम वगैरह देती रहती हूँ। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। तो जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और जो आगे इसे मित्र हमारे सुनेंगे उनको भी नमस्कार, नमस्ते। और सबसे पहले तो आज बड़ा अच्छा दिन है और जन्माष्टमी का दिन है। हम आज भी मनाएंगे, कल भी मनाएंगे, कृष्ण का जन्मदिन है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इतने अच्छे दिन पे मुझे लता जी ने अपनी एक बहुत ही प्यारी सी कविता की कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। तो मैं शुरुआत उसी से करूंगी। सबसे पहले उन्हीं की लिखी कविता की कुछ पंक्तियां आपके साथ पढ़ती हूँ जो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उन्होंने लिखी हैं। तो उसकी पंक्तियां इस तरह हैं। जन्मदिन की मंगल घड़ियां आई, जन्मदिन की मंगल घड़ियां आई, सब आनंदित खुशियां छाई। धन्य है धरती, धन्य है धरती, गीता का है सार दिया, सखा सुदामा का जीवन तार दिया। मिट्टी खाकर दिखाया ब्रह्मांड, हृदय में राधा गोपियों संग रास रचाया। ग्वालों संग माखन की खूब की चोरी, बंसी बजाकर सबके मन को रिझाया, सबको सुहाया, ऐसी शुभ घड़ी आई। तो शुभ घड़ी आई है। तो अब हम कविता पाठ शुरू करते हैं। तो मैं अपनी पहले काव्य संग्रह कवितांशु से कुछ कविताएं यहाँ पे पहले साझा करती हूँ आप सभी के साथ। बारिश का मौसम है तो सबसे पहले मैं मौसम पे ही कविताएं सुनाती हूँ। पहली कविता है और इसका शीर्षक है एक बूंद। बारिश की बूंदों ने, बारिश की बूंदों ने सूखी जमीन को इस कदर सिया, बारिश की बूंदों ने सूखी जमीन को इस कदर सिया, उसके हृदय में पड़ी दरारें भर गईं। जमीन का जमीन का झुर्रियोंदार चेहरा खिल उठा। तभी तभी गहराई में छिपा बैठा एक बीज मुस्कुरा उठा। बोला बोला आज मेरा नया जन्म होगा, मैं पुनः अपने सुगंधित पुष्पों से धरती पर खुशबू फैलाऊंगा। तो ये पहली कविता थी जो कि बारिश पे है। अगली कविता इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये पतझड़ की कविता है।
मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और प्रकृति की अनुगामिनी हूँ, तो मेरी कविताओं का जो भूगोल है वो प्रकृति के बहुत करीब होता है। तो दूसरी कविता, उसका शीर्षक है स्वाभिमानी पत्तियां। वृक्ष से झड़ती पत्तियों को, वृक्ष से झड़ती पत्तियों को उससे जुदा होने का एहसास होता होगा। वृक्ष से झड़ती पत्तियों को उससे जुदा होने का एहसास होता होगा। उन मौन आंसुओं में यादों का बसेरा होगा। शायद शायद ये जुदाई ही उन्हें सुखा देती है, समय के साथ उनका वजूद मिटा देती है। वृक्ष खड़ा सोचता होगा, वृक्ष खड़ा सोचता होगा, कहाँ कमी रह गई जो ये मुझसे अलग हो गई। किंतु किंतु नवीन कपोलों को पाकर वह उन चरमराई पत्तियों की आवाज सुन पाता होगा। शायद ही उनसे दूरियों का एहसास उसे सताता होगा। वे सूखी पत्तियां, वे सूखी पत्तियां वृक्ष से दूर नहीं रह पाती। वहीं मिट्टी में मिलकर वृक्ष को पोषित करती हैं, सब कुछ लौटा देना चाहती हैं जो उन्होंने उससे पाया था। क्या इन नन्ही पत्तियों का, क्या इन नन्ही पत्तियों का मन इतना स्वाभिमानी होता है कि वो एक वृक्ष को उसके स्वार्थ का एहसास करवाती हैं। वृक्ष से झड़ती पत्तियां। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सोनी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंदु जी बहुत शुक्रिया। तो अगली कविता है और इसका शीर्षक है क्यों संवरती हो। तो पतझड़ के बाद वसंत की कविता है, क्यों संवरती हो। अरे टहनी, अरे टहनी, जरा बताओ तो, हर बसंत तुम इतना क्यों संवरती हो। फूलों के भार से हवाओं संग कितना लचकती हो। नयनाभिराम बनकर मधुकर का मन मोह लेती हो। अलबेली सी बेल, अलबेली सी बेल मेरे आंगन में महक रही हो। देखो देखो कितना सुखद है तुम्हारा यूं भर जाना। कैसे तुमने तितलियों के रंगों से, भंवरों की गुंजार से पतझड़ की सारी पीड़ा का सन्नाटा हर लिया है। अरे टहनी, जरा बताओ तो, हर बसंत तुम इतना क्यों संवरती हो। तो ये थी एक वसंत ऋतु की कविता। अगली कविता, इसका शीर्षक है खिड़की। खिड़की मेरा बड़ा प्रिय विषय है कविताओं में, और अक्सर मेरी कविताओं का वो शब्द जो है खिड़की, वो हिस्सा बन जाता है, पंक्ति बन जाता है। तो कविताओं की पंक्ति बनी हुई इस खिड़की को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ, इस छोटी सी कविता को, जिसका शीर्षक भी है खिड़की। घुटन सी हो रही थी, घुटन सी हो रही थी हर ओर सन्नाटा। घुटन सी हो रही थी हर ओर सन्नाटा। साएं साएं की आवाजें, साएं साएं की आवाजें चंचल अशांति रह रहकर करती रही कोलाहल। चंचल अशांति रह रहकर करती रही कोलाहल। समय चल रहा था, समय चल रहा था आहट के साथ। घुटन काल बन बढ़ती जा रही थी, घुटन काल बन बढ़ती जा रही थी, जैसे ठहरे पानी में काई जम रही हो। फिसलने की आशंका घेर रही थी। पैर कुछ जमाया ही था, पैर कुछ जमाया ही था, एक धक्का लगा, टकरा गई जंग लगी खिड़की से, जिसके पल्लू गीलेपन से सड़ने लगे थे। कुछ चर्र चू की आवाजें हुई, कुछ चर्र चू की आवाजें हुई, तभी सूरज की सुनहरी आंखें खुली। जैसे रोशनी ने
बंद संदूक का ताला तोड़ा हो, पहली बार मन की खिड़की खुली थी, पहली बार मन की खिड़की खुली थी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, कुमकुम जी, हेमा जी, थैंक यू सो मच। आप सभी सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सोनी, थैंक यू। इंदु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ मेरा साझा संग्रह इन्नर, उसमें से मैं अपनी एक कविता इन्नर से सुनाना चाहती हूँ और इस कविता का शीर्षक है फर्क। एक फर्क, एक फर्क हम सब में होता है और होना भी चाहिए। सभी एक जैसे होंगे तो वो आनंद नहीं आएगा, भिन्नता होगी तभी सब कुछ सुखद और अच्छा लगेगा। तो एक फर्क कविता का शीर्षक है तुम्हारे मेरे होने में। तुम्हारे मेरे होने में एक फर्क हमेशा रहेगा। तुम्हारे मेरे होने में एक फर्क हमेशा रहेगा। तुम चिड़िया कहोगे, मैं पंख कहूंगी। तुम सूरज कहोगे, मैं अरहा कहूंगी। तुम फूल कहोगे, मैं सीधे खुशबू की बात कहूंगी। तुम फूल कहोगे, मैं सीधे खुशबू की बात कहूंगी। तुम जब भी खेतों की बात करोगे, तुम जब भी खेतों की बात करोगे, मैं गहराई में छिपे बीज को याद करूंगी। तुम तुम पर्वत की ऊंचाई नापोगे, तुम पर्वत की ऊंचाई नापोगे। मैं उस पर झुके बादलों की विनम्रता पर मोहित हो जाऊंगी। तुम जब किताब पढ़ोगे, मैं कहानी में खो जाऊंगी। तुम तारों की चमक में अटक जाओगे, तुम तारों की चमक में अटक जाओगे। मैं उनके टूटने की दुआ मांगूंगी। जिस दिन तुम अपनी कलम, जिस दिन तुम अपनी कलम स्याही से भर लोगे, मैं एक कविता लिखूंगी। बस यही फर्क है, बस यही फर्क है जो तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने देगा। तो ये कविता थी एक फर्क इन्नर साझा संग्रह से। मैं भाषाओं की बात करूं तो मुझे मेरी अपनी एक भाषा चाहिए, तो उसी विषय को लेके, उसी शीर्षक को लेके मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है मेरी भाषा। वो आपको सुनाती हूँ। मैं सागर का, मैं सागर का वह आखिरी छोर हूँ जहां से तुम क्षितिज बन प्रारंभ होते हो। मैं सागर का वह आखिरी छोर हूँ जहां से तुम क्षितिज बन प्रारंभ होते हो। उस किनारे पर कोई लहर नहीं है, उस किनारे पर कोई लहर नहीं है। एक मिनट रुककर, हाँ सरिता, मुझे याद है आज ही के दिन 2 साल पहले हम लोग मिले थे विजयनगर में। हाँ, आज ही का दिन था। लता जी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया था घुमक्कड़ कविता की ओर से, और डॉक्टर सरिता भी वहां पर थी और हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी वहां पर। जी जी। हाँ, तो मैं अपनी कविता पूरी करती हूँ। उस किनारे पर कोई लहर नहीं है, उस किनारे पर कोई लहर नहीं है जो तुम तक पहुंचकर लौट सके। मैं लहर नहीं, मैं लहर नहीं, नदिया की अविराम धारा हूँ। मैं खोती हूँ तुम्हारी सिंधु सी देह में, जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाता। किसी के हृदय में, किसी के हृदय में अपने प्रेम को खोजना भी कुछ ऐसा ही उपक्रम है। किसी के हृदय में अपने प्रेम को खोजना भी कुछ ऐसा ही उपक्रम है। जहां खोने की संभावना हो, वहां ढूंढने का प्रयास व्यर्थ है। कुछ स्थान, कुछ स्थान विलुप्त होने के लिए निर्धारित हैं, इसलिए मैंने उन स्थानों पर स्वयं को विलुप्त कर लिया है और खोजने की प्रक्रिया को विराम दे दिया है। वह उसी भाषा के शब्द हैं, वह उसी भाषा के शब्द हैं जिन्हें मैं बिना वर्णमाला के सीखना चाहती हूँ। जब मैं कुछ कहूँ तो वही वर्ण मुझे सुन सकें जिन्हें मैंने रचा है।
एक भाषा तो मेरी अपनी भी होनी चाहिए। शुक्रिया। अगली कविता है और इसका शीर्षक है ऊंचाई। हाँ इंदु जी, आपने इन्नर का मतलब पूछा है। इन्नर का मतलब होता है जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और उसके जन्म के बाद जो पहला दूध गाय देती है और उससे एक तरह की मिठाई बनाई जाती है, तो उस मिठाई को इन्नर कहा जाता है। तो इस काव्य संग्रह का जो नाम दिया है विभूति जी ने, वो इन्नर दिया है। और इसका कवर पेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गाय बछड़ा है, बहुत ही सुंदर इसका आवरण है किताब का। इन्नर नाम उसी से आया है। इसके संपादक हैं विभूति भूषण झा। उन्होंने इसका संपादन किया है। यह एक साझा संग्रह है। ऊंचाई, अगली कविता है, इसका शीर्षक है ऊंचाई। पंछी नापते हैं, पंछी नापते हैं आसमान की ऊंचाई और विशालता, किंतु जानते हैं वहां नहीं है मजबूत जड़ों के सहारे खड़ा बाहें फैलाए वृक्ष। छोटे छोटे तिनकों से बनी दुनिया, नीर भरे मेघों के पास नहीं है मीठे पानी का झरना। तारों भरे आकाश के पास नहीं है दूध भरे गेहूं के दाने। बस बस ऊपर से देखती है नीचे की विशालता और सबको लगता है पंछी उड़ रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। शुक्रिया लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता है और इसका शीर्षक है कहाँ संभल पाता है। कहाँ संभल पाता है। तुम कैसे समझ पाते, तुम कैसे समझ पाते, तुम्हें समझने में अपनी सारी समझ लगा दी, फिर समझ बची ही नहीं, बचा तो सिर्फ प्रेम जो समझ से परे होता है। तुम्हारे मेरे मध्य एक छाया की दूरी है, तुम्हारे मेरे मध्य एक छाया की दूरी है जो लांघी नहीं जा सकती। कोई प्रेम को छिपा लेता है, कोई प्रेम को छिपा लेता है, कोई प्रेम में छिप जाता है। समंदर नहीं संभाल पाता, समंदर नहीं संभाल पाता नदियों की मिठास, दिन नहीं संभाल पाता तारों भरा आकाश। धूप नहीं सहेज पाती, धूप नहीं सहेज पाती तृण तृण पर मुक्ता भार। जो नहीं संभल पाता वह खो जाता है, जो नहीं संभल पाता वह खो जाता है। प्रेम भी खो जाता है कविता की पंक्तियों में। शुक्रिया सोनी, हेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीता जी, आशुतोष शुक्रिया आप आए। अब इसी चर्चा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं और मैं कविताओं की बात करूं तो कविताओं का संसार बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। जिंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जिसे कविता ने ना छुआ हो। जैसे हमारा लोक जीवन, पद्धतियां, संस्कार, जीने के ढंग बदलते रहते हैं, समय के साथ परिवर्तन होता है, बदलते रहते हैं। पहले से जो चले आ रहे हैं वैसे नहीं रहते, तो कविता भी बदलती है, वैसी नहीं रहती। और कविता के बिना भी जिया जा सकता है, कविता के बिना भी जिया जा सकता है वैसे तो, पर कविता के साथ अगर जीना हो तो जीवन और भी उत्कट हो जाएगा, और भी सघन हो जाएगा। तो हम अपने अनुभव को कहीं ना कहीं लिख कर रखते हैं, और कविता इसका एक बहुत ही सुंदर सा जरिया होता है, जहां जिस माध्यम से हम इसे लिख कर रख सकते हैं अपने पास भी, और लोगों के साथ भी उसे साझा कर सकते हैं, और उसे सदियों बाद भी याद रखा जा सकता है। तो कविता अपने आज होने के और सदियों से चले आ रहे होने के एक अटूट सिलसिले का एक सुंदर सा जरिया बनती है। तो चलिए इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, और मैं अपनी अगली कविता, और इसका शीर्षक है स्वभाव।
उसे पढ़ती हूँ। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, एक खड़ा है, एक बैठा है। दो व्यक्ति हैं, एक खड़ा है, एक बैठा है, पास ही एक पेड़ है। जो खड़ा है, जड़ों को देख रहा है। जो खड़ा है, जड़ों को देख रहा है। जो बैठा है, फलों को देख रहा है। रिश्ता दोनों का उस पेड़ से पुराना है। रिश्ता दोनों का उस पेड़ से पुराना है। एक ने बीज बोया था, एक ने बीज बोया था, फल पर उसकी दृष्टि जमी थी। एक ने पानी दिया था, एक ने पानी दिया था, जड़ पर अपना स्नेह उड़ेल रहा था। वह पेड़, वह पेड़ दोनों को समान भाव से छाया दे रहा था। पत्तियां दोनों में भेद ना कर सकी, पत्तियां दोनों में भेद ना कर सकी, क्योंकि एक बीज रोपित करेगा तो दूसरा पानी से पोषित करेगा। तभी बारिश हुई, तभी बारिश हुई, छांव अब छाता बन गई। नाम बदला, सुरक्षा देने का भाव नहीं। पतझड़ में, पतझड़ में पत्तियों ने जमीन के उस हिस्से को सबसे अधिक ढका। पतझड़ में पत्तियों ने जमीन के उस हिस्से को सबसे अधिक ढका जहां उसकी छांव अधिक पड़ती थी। मौसम बदला, साथ देने की आदत नहीं। जो बैठा था, जो खड़ा था, दोनों एक ही थे, सिर्फ किरदार अलग थे। एक अगली कविता, और इसका शीर्षक है माँ लाती है वसंत। माँ पर मैंने वैसे पहले कभी कोई कविता नहीं लिखी, ये मेरा पहला प्रयास है और मैं चाहती हूँ कि अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा। माँ लाती है वसंत कविता का शीर्षक है। माँ तुम थाली में लेकर, माँ तुम थाली में लेकर राई को कुछ ऐसी कला से बीनती हो। माँ तुम थाली में लेकर राई को कुछ ऐसी कला से बीनती हो, तुम्हारी सारी सतर्कता के बाद भी, तुम्हारी सारी सतर्कता के बाद भी लुढ़क जाते हैं कुछ दाने इधर उधर। फिर शाम को छींटती हो आंगन, फिर शाम को छींटती हो आंगन, धरती की गर्मी कम करने। वह बड़ी चपलता से, वह बड़ी चपलता से तुम्हारे पैरों की छाप से मिट्टी में दब जाते हैं। सुबह, सुबह जब तुम सूरज को अर्घ देती हो, सुबह जब तुम सूरज को अर्घ देती हो, वह तुम्हारी साड़ी के पल्लू में उग आते हैं। मैं तुम्हारी गोद में सिर रखती हूँ, मैं तुम्हारी गोद में सिर रखती हूँ, वहां वसंत रहता है, माँ तुम वसंत लाती हो। इस प्रकार अलग अलग अनुभव हैं और वही मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार लगता भी है कि मैंने कोई स्वप्न देखा होगा और सुबह उठ के मैं उस सपने को तो भूल गई और कुछ दिनों बाद कोई कविता लिखी और उसकी जो पंक्ति है उसे मैंने, ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे जिया है, मैंने इसे देखा है कहीं, और वो कोई सपना ही होता है जो कविता में कई बार सच हो जाता है और जाना पहचाना सा लगता है। तो अगली कविता है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हेमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, ममता धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगली कविता है और इसका शीर्षक है पत्थर हिलना चाहता है। एक निर्जीव पत्थर, एक निर्जीव पत्थर अपनी बुनियाद से हिलना चाहता है। वह निकलना चाहता है उस गर्त से जहां उसके फेफड़े सिकुड़ गए हैं। वह आंधियों की तरह सांस लेना चाहता है, वह आंधियों की तरह सांस लेना चाहता है। वह थक चुका है अपने पथरीलेपन से, वह थक चुका है अपने पथरीलेपन से। वह किसी जंगल या पर्वत पर नहीं रहना चाहता, बाजार में घूमता ग्राहक बनना चाहता है। वह मोल भाव के गुर सीखना चाहता है ताकि जब कोई शिल्पकार उसे तराशने के लिए उठाए उसकी सही कीमत बता पाए।
अब पत्थर अचल नहीं, अब पत्थर अचल नहीं खड़े हो गए हैं। पथरीले रास्तों पर पग रखने का विश्वास उनके पग जान गए हैं। अगली कविता, ये भी एक नई कविता है जो अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है और आपके मंच से मैं इसे साझा कर रही हूँ और इसका शीर्षक है नृत्य। जब हवा चलती है, जब हवा चलती है, आसपास की हर चीज नाचने लगती है। जब हवा चलती है, आसपास की हर चीज नाचने लगती है। बस स्टॉप पर खड़ी लड़की का दुपट्टा, बस स्टॉप पर खड़ी लड़की का दुपट्टा, सड़क पर झाड़ू लगाती महिला का झाड़ू, उड़ने वाली धूल झूम झूम कर नाचने लगती है। उड़ने वाली धूल झूम झूम कर नाचने लगती है। पेड़ से अभी अभी विलग हुए पत्ते, पेड़ से अभी अभी विलग हुए पत्ते, विरह की पीड़ा भूलकर नाच उठते हैं। स्त्री पुरुषों के सिर के बाल नाच उठते हैं। जो साड़ी धोकर माँ ने, जो साड़ी धोकर माँ ने अभी अभी टांगी थी, रस्सी के साथ नाच उठती है। क्यों ना, क्यों ना अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तरह इसे भी, इस आनंद को भी कोई नाम दिया जाए। एक कविता मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये भारत नेपाल काव्य सेतु में प्रकाशित हुई थी। इस काव्य संग्रह में भारत और नेपाल के कवियों की कविताओं को संकलित किया गया है। तो उसी में से मैं अपनी एक अगली कविता आपके साथ साझा कर रही हूँ जिसका शीर्षक है आशाएं। आशाएं जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। आशाओं से सब कुछ संभव किया जा सकता है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जी सुनीता जी, थैंक यू। कुमकुम जी, धन्यवाद। विनीता जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आशाएं। खेतों की गीली मिट्टी में दबे केंचुए सी आशाएं, खेतों की गीली मिट्टी में दबे केंचुए सी आशाएं, मन की जमीन पर किलबिलाती रहती हैं। केंचुए मिट्टी की परत दर परत कुरेदकर नवांकुरों के लिए द्वार खोल देते हैं। केंचुए मिट्टी की परत दर परत कुरेदकर नवांकुरों के लिए द्वार खोल देते हैं। जहां खिलती हैं कलियां, भंवरे गुंजार करते हैं। आशाएं भी कुरेदती हैं, आशाएं भी कुरेदती हैं, वर्षों से निराशा में घिरे मन को। जहां जीवन जन्म लेता है, अपनी जड़ें जमाता है। मन की मिट्टी में, मन की मिट्टी में मचलते हैं आशा रूपी केंचुए। इन्हें मत रोको वरना जमीन पथरीली हो जाएगी। तो ये कविता थी आशाएं। अभी समय होने वाला है, मैं अपनी एक आखिरी कविता साझा करती हूँ आपके साथ। ये अभी नए काव्य संग्रह साहित्य धारा में प्रकाशित हुई है और इस कविता का शीर्षक है संशोधन। जिन दूरियों को तय करने में, जिन दूरियों को तय करने में कदम कतराते हैं, स्वप्न उन सबसे लंबी दूरियों को तय करते हैं। कुछ संदूकें, कुछ संदूकें इसलिए बंद रहीं क्योंकि उनकी खोई चाबी किसी ने खोजी ही नहीं। कुछ अभिव्यक्तियां अव्यक्त ही रहीं, कुछ अभिव्यक्तियां अव्यक्त ही रहीं। रोशनियां वहां नहीं पहुंच पाई, रोशनियां वहां नहीं पहुंच पाई, जिन सिलवटों को सीधा नहीं किया गया। वह प्रसुप्त ही रहा जागने के लिए, चिड़ियों का कूंजन नहीं हुआ। जिसे छुआ नहीं गया, जिसे छुआ नहीं गया, वह अतिकांत रहा। हर वस्तु में संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ चीजों का जैसी हैं वैसा ही रहना उचित है।
हर वस्तु प्रतिस्थापन नहीं सह सकती। हर वस्तु प्रतिस्थापन नहीं सह सकती। तो आई थिंक मुझे लगता है कि समय हो चुका है और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े और कविताएं सुनी। लता जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनी आपका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। इंदु जी, ममता, सुनीता जी, हेमा जी, सविता, आशुतोष, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद देती हूँ। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े और फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।